सुनो बेटा, बच्चों को ना मतलब सुनो पहले नोटबुक उठा ली ना। पढ़ने बैठ रहे हो ना? हाँ, तभी देखना, सुनो ध्यान से। अब नोट्स बनाना प्रॉपर। बच्चों को अक्सर एक डाउट रहता है, सबसे पहला एटॉमिक मास में, व्हाट इज एटॉमिक मास, ये डाउट है। ठीक है ना? तो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला जैसे यहाँ से समझते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास हम एक्चुअल में डिफाइन करते हैं। एटॉमिक मास तो हमने डिफाइन ही नहीं किया, हमने डिफाइन किया था रिलेटिव, मतलब रेस्पेक्ट में बात की। किसके रेस्पेक्ट में, समझते हैं क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, वो भी समझते हैं। मतलब इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव, मतलब लास्ट वीडियो में पहले मैं बता भी चुका हूँ, रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, मोलर मास, एटॉमिक मास, इन सारे टर्म्स को, जो छोटा छोटा सा जो डिफरेंस है ना, उन सारी चीज़ों को समझेंगे। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ एन एटम अपॉन मास रेफरेंस, मास रेफरेंस, ओके, या मास ऑफ रेफरेंस कर लो। तो ये जो मास ऑफ रेफरेंस है, ये वाला पॉइंट क्या है भाई? मास ऑफ रेफरेंस किसका लिया जाता है? तो देखो, मास ऑफ रेफरेंस जो लिया जाता है, ये होता है बेटा 1 AMU के इक्वल, 1 AMU। और 1 AMU जो हमने डिफाइन किया वो कितना है? 1 AMU है कितने के इक्वल? तो 1 AMU होता है 1/12 एंड मास मास ऑफ अ सिंगल एटम ऑफ C12 आइसोटोप्स, कार्बन का ये वाला आइसोटोप। ओके बेटा, तो यहाँ पर हम ना ये वाली वैल्यू इधर पुट कर देते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ से मिलता है हमको रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला कितना बेटा? मास ऑफ एन एटम अपॉन 1/12 एंड मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ C12। ओके, वीडियो को रोक रोक के आराम से नोट्स बना लो, ठीक है? तो ये है रिलेटिव एटॉमिक मास। अब थोड़ा सा इसे समझें। देखो, सबसे पहला आपका एक डाउट हो सकता है कि सर ये AMU क्या है? तो इसको बोलते हैं हम एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं इसको हम? एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना? वैसे 1 AMU को हम 1 UV लिखते हैं। यू का मतलब यहाँ पर यूनिफाइड होता है। क्या होता है? यूनिफाइड, ठीक है बेटा? तो जो किसी भी एटम का जो मास है, उसके लिए जो रेफरेंस लिया गया है, वो लिया गया है 1/12 और मास ऑफ अ सिंगल एटम ऑफ C12। C12 क्या बेटा? यहाँ पर ये कार्बन का आइसोटोप्स। कार्बन के कौन कौन से आइसोटोप्स होते हैं? वैसे C13 भी होता है, 14 भी होता है। तो आप बोलोगे सर 12 ही क्यों लिया है? पहला डाउट एक हो सकता है। तो और दूसरा डाउट ये हो सकता है सर ये 1/12 क्यों ले रखा है? ठीक है, तो मैं सारी बातों को थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। मेरी बात सुनो। सबसे पहली बात, हमने जो डिफाइन किया वो क्या है? रिलेटिव वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। रिलेटिव का मतलब है रेस्पेक्ट में, ठीक है ना? जो मैथ में भी आप बेसिकली पढ़ते हैं। तो किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रखा है हमने? कार्बन 12। कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया, इसीलिए रिलेटिव वर्ड आया, पहली बात। दूसरी बात ये, यहाँ पर ये C12 ही क्यों लिया? तो देखो, कार्बन के कंपाउंड बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और ये कार्बन का एक स्टेबल आइसोटोप है। ओके बेटा, तो ये 2 रीजन रहे होंगे जिसकी वजह से कार्बन को लिया गया है यहाँ पर। ओके, अब आगे सुनो। तो कुछ एटॉमिक मास आपको याद करने होते हैं। जब मैं एटॉमिक मास बोल रहा होता हूँ तो ये चीज़ अंडरस्टूड है, एक्चुअल में वो रिलेटिव होता है। और जब वो रिलेटिव है, कौन सा है? रिलेटिव। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है, वो क्या है? देखो ध्यान से सुनो, 1 मिनट। देखो, यहाँ पर जो मास ऑफ एन एटम है ना, इसकी यूनिट हम लिखते हैं AMU। और जो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है मास ऑफ अ सिंगल एटम ऑफ C12, इसकी भी यूनिट आती है बेटा AMU। ओके, तो AMU से AMU कैंसिल आउट हो जाएगा, और जिसकी वजह से जो रिलेटिव एटॉमिक मास है ये हो जाता है बेटा यूनिटलेस। कैसा हो जाता है ये? यूनिटलेस। तो आज के बाद याद रखेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास की कोई भी यूनिट नहीं होती। रिलेटिव एटॉमिक मास की कोई भी यूनिट नहीं होती। तो हम जब भी बात करते हैं, वो हम रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करते हैं, तो वो एक्चुअल में यूनिटलेस होता है, ठीक है? अब ध्यान से सुने। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, जैसे सपोज दैट, एक एग्जांपल ले लिया,
मैंने बोला एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम। तो मैं जो बात कर रहा हूँ एक्चुअल में ये रिलेटिव की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो रिलेटिव हम मेंशन नहीं होता, तो सिर्फ एटॉमिक मास लिखा होता है। तो एटॉमिक मास ऑफ हीलियम कितना, तो वो आप लिखते हैं 4, ठीक है। क्या लिखते हैं 4, ठीक है। वहीं पर अगर मैंने बोला होता मास ऑफ या मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम ऑफ हीलियम, तो कितना आएगा बेटा, वो आएगा 4 और AMU यहाँ पर यूनिट आएगी। इसका मतलब एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं है, यूनिट किसकी होती है, मास ऑफ एन एटम की। ओके, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूँ, मैं बोलूँ मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कर देते हैं, तो कितना आएगा 1 × 2 + 16, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 18। अब आपका एक डाउट हो सकता है 18, और यहाँ पे इसकी कोई यूनिट नहीं लिखेंगे हम। 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा सा यहाँ पर। अब आपका एक डाउट हो सकता है सर आपने ऑक्सीजन के लिए 16 कैसे ले लिया, हाइड्रोजन के लिए 1 × 2 क्यों कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूँ। देखो बेटा, आप याद रखेंगे, जैसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कुछ एलिमेंट्स, ठीक है ना, और मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ उनके एटॉमिक मास, जो आपको याद करने होंगे, याद रखने होंगे, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन के लिए कितना 1, हीलियम कितना 4, ठीक है ना, हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम के लिए 4, लिथियम कितना 7, बेरिलियम की जरूरत तो नहीं पड़ती है, ठीक है ना, तो बेरिलियम रहने देते हैं। बोरॉन की भी नीड नहीं होती। कार्बन, कार्बन के लिए कितना 12, ठीक है। नाइट्रोजन 14 और ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन, देन नियॉन, सोडियम, सोडियम की नीड रहती है, तो सोडियम याद कर लें 23। मैं जो बता रहा हूँ ना, आप उतने याद कर लो, उतने से काम चल जाएगा, उतने से ज़्यादा की नीड नहीं होती। और कभी नीड होती है तो मोस्ट ऑफ द केसेस वो क्वेश्चन में गिवन होते हैं, ठीक है ना। बाकी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जितने एटॉमिक मास मैं आपको बता रहा हूँ उतने ही आपको लर्न करने हैं, तो ये नोट कर लेना अच्छे से। सोडियम कितना 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, देन फॉस्फोरस। हाँ, फॉस्फोरस की नीड रहती है कभी कभार, 31 आएगा ये, ठीक है ना। सल्फर, सल्फर के लिए 32, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन भी इंपॉर्टेंट है 35.5। ओके, क्लोरीन के बाद आता है आपका जैसे पोटेशियम, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, आर्गन, पोटेशियम, तो आर्गन के लिए 40, पोटेशियम के लिए 39, 40 रहता है, 39 या 40 यूज किया जाता है, ठीक है। और कैल्शियम कितना 40, ठीक है। तो आप चाहो तो पोटेशियम के लिए 40 लिख लेना, ठीक है, कैल्शियम 40। देन आयरन याद रखेंगे, इसमें से आयरन के लिए 56 और एक कॉपर याद रखना 63.5। और उसके अलावा अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कॉपर के अलावा, जैसे मैं बात करूँ Ag, सिल्वर, सिल्वर के लिए रहता है 108, आयोडीन के लिए रहता है 127। तो जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतने एटॉमिक मास आपको याद करने हैं, याद कर लो, ठीक है, कंप्लीट अच्छे से याद होनी चाहिए आपको। अभी ध्यान से सुनो, मैंने बताया आपको जैसे एटॉमिक मास, तो उसके बाद आपको क्या निकालना होगा, मॉलिक्यूलर मास। तो मैं ये सिखा देता हूँ थोड़ा सा, चलो। मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल है, 9th क्लास का टॉपिक है वैसे तो ये, ठीक है। देखो, इसको कैलकुलेट करने का तरीका जैसे मैंने अभी बताया था, जैसे H2 वाला एग्जांपल लिया था, मैं H2O2 लेता हूँ। H2O2 को क्या बोलते हैं वैसे हम, इसको कहा जाता है बेटा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो इसका मास निकालने का तरीका रहेगा कि हाइड्रोजन का मास कितना है 1 × 2 कर दो। हाइड्रोजन के लिए 1 बेटा ये लिखा है, देखो ये वाला 1, ठीक है ना। और हाइड्रोजन के एटम कितने हैं 2, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना है यहाँ पर, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन ये रहा 16, ठीक है। तो यहाँ पर कर देंगे आप 16 × 2, तो कितना बनेगा 2 प्लस 16 दूनी 32, ठीक है, तो कितना हो गया 34, इतना आ गया ये। अब आप यहाँ पर लिख क्या रहे हैं, अगर आप बोल रहे हैं सिर्फ मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास जो कि रिलेटिव होता है, तो आंसर सिर्फ 34 रहेगा। और आपने बोल दिया सपोज दैट मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ H2O2, तो आंसर आएगा 34 AMU, इसकी यूनिट आ जाएगी AMU। ओके, क्या ये समझ में आया। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सपोज दैट जैसे मान लेते हैं HCl ले लिया मैंने, ठीक है। तो बताओ, दो चीज़ें, पहला मैं पूछ रहा हूँ मॉलिक्यूलर मास ओनली,
अगर मैंने मॉलिक्यूलर मास पूछा है और दूसरा मैंने पूछा है मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है, दो चीज़ें। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास लिखोगे तो कितना आएगा, 1 + 35.5 कर देना। कहाँ से आ रहा है भाई ये सब, देखो हाइड्रोजन के लिए 1 बताया था, ये रहा, क्लोरीन के लिए 35.5 किधर लिखा है, ये रहा, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया बेटा ये 36.5। ओके, सिंपल है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, तो ये कितना लिखा जाएगा 36.5, और उसके पीछे क्या लिखोगे आप, AMU। अब उसके बाद जो कुछ काम की बातें हैं वो आप याद रखेंगे, क्या है। अगर मैंने बोला होता ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, तो उसकी यूनिट सिर्फ ग्राम लिखी जाती है। अगर मैंने बोला होता ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो उसकी यूनिट ग्राम लिखी जाती है। अगर मैंने बोला होता मोलर मास, मोलर मास, तो मास ऑफ 1 मोल, ठीक है ना, इन ग्राम, तो इसीलिए इसकी यूनिट ग्राम पर मोल आती है, 1 मोल का मास, ठीक है ना। अगर मैंने जैसे अभी बताया आपको, जैसे एटॉमिक मास, एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, जब हम इनकी बात करेंगे तो ये एक्चुअल में रिलेटिव होते हैं, इसीलिए ये यूनिट लेस रहते हैं। कैसे रहते हैं बेटा, यूनिट लेस। ओके, वहीं पर मास ऑफ एन एटम या फिर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, जब इन दोनों की बात करेंगे तो यूनिट रहेगी AMU, एटॉमिक मास यूनिट जिसे हम कहते हैं। ओके, चलो इधर उधर जाने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको यहीं पर, कि जो आप 1 AMU लिख रहे हैं ना, 1U इजिकल्स टू 1 AMU इजिकल्स टू, एक्चुअल में ये जो मास रहता है ना, लगभग इक्वल होता है मास ऑफ अ प्रोटॉन। ओके, और या फिर इक्वल होता है ये मास ऑफ अ न्यूट्रॉन, लगभग, यहाँ पे अप्रोक्स लगा लो, ठीक है ना, मास ऑफ अ न्यूट्रॉन, या फिर यही इक्वल होता है मास ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। ओके, और ये इक्वल आता है अगर ग्राम में निकालें तो, मतलब 1U इजिकल्स टू 1 AMU इजिकल्स टू, ये आता है बेटा 1/Na ग्राम। तो 1/Na की वैल्यू कितना, 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 1.6 इंटू 10⁻24, ठीक है ना, ग्राम, ठीक है। ये आपको याद रखना है 1 AMU, तो 1U या फिर 1 AMU। ओके, इतने के इक्वल होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं कुछ बातें आपसे पूछ रहा हूँ। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा जो ध्यान देने योग्य है, कि अगर कभी ग्राम एटॉमिक लिखा है या ग्राम मॉलिक्यूलर लिखा है, ग्राम एटॉमिक या ग्राम एटम लिखा हो, तो ये समझ लेना एक्चुअल में ये सीधा सीधा कहीं ना कहीं मोल को बताता है। किसको बताता है, मोल को। मैं जो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ समझो, देखो एक एग्जाम्पल, ठीक है ना, एक दो एग्जाम्पल और करेंगे फिर उसके बाद ख़त्म कर देंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा सपोज जैसे H2O है, ठीक है, मैंने कहा बताओ इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जिसे हम बोल देते हैं GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो वो कितना आता है मैंने बोला, और यूनिट तो उसकी वही रहेगी, ठीक है ना, मतलब सॉरी यूनिट चेंज हो जाएगी, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहती है। जैसे हाइड्रोजन के लिए कितना करोगे, 1 × 2 करोगे, ऑक्सीजन 16 करोगे, तो टोटल 18 आएगा, तो 18, और यहाँ पर ये ग्राम लिखा है तो यहाँ ग्राम आ गया। समझ पा रहे हैं बात को। यहीं पर अगर मैंने बोला होता सब H2O के लिए मोलर मास, क्या पूछा होता बेटा, मोलर मास, तो आप लिखते 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल। ओके, अगर मैंने बोला होता मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, तो कितना आता, ओनली 18, और मैंने बोला होता मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, तो बेटा इसका आंसर आता है 18 AMU। मैं पहले बोल चुका हूँ ये रिलेटिव होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 18 लिखा है। ओके, तो ऐसे करके लिखा जाता। तो आप इन सब में डिफरेंस है समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप घर से एक क्वेश्चन करने का ट्राई करें, और आप देखें एक क्वेश्चन जैसे CaCO3, आपको क्या क्या लिखना है इसका, आपको बताना है मोलार मास बताओ, यूनिट का ध्यान रखना है, ठीक है ना। और दूसरा आप इसका बताएंगे मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास बताओ, ठीक है। देन आप इसका ग्राम एटॉमिक मास बताओ, ओके।
और उसके अलावा एक लास्ट आप बताएं इसके बारे में। मोलर मास हो गया, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, ये बताओ। ठीक है बेटा, ये 4 चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। ये रहा आपका होमवर्क। ठीक है, ये ट्राई करो। अब जो पहला और दूसरा लेक्चर है ना, अगर आपको इन दोनों में किसी भी टॉपिक में दिक्कत आई है तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, फिर मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। नहीं समझ में आया हुआ तो और अच्छी वीडियो बनाई जाएंगी फिर, ठीक है ना। हालांकि इससे आगे जो आने वाला है वही मूल कंसेप्ट को और डिटेल में बात करने वाले हैं, और मूल कंसेप्ट के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जिनमें हम नीट और जेके PYQ भी करेंगे, मतलब फाउंडेशन लेवल कवर करेंगे। ओके, गुड लक।